जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर। जैसा कि हमने संपूर्ण इतिहास का सिलेक्शन सीरीज चालू किया था, उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे मध्यकालीन इतिहास। तो आइए उस कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए मुग़ल वंश के बारे में इस क्लास में समझने वाले हैं। और आज हम लेक्चर नंबर 15 पढ़ने वाले हैं। और हम लोग मुग़ल वंश से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे वो भी मैं इस क्वेश्चन के साथ साथ कवर करता रहूँगा। और हम लोग ट्रिक के माध्यम से मुग़ल वंश के जितने भी शासक हैं उसको समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले लेक्चर की जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के रूप में जल्द से जल्द प्राप्त होती रहे। और यदि आप इसका PDF बिल्कुल फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग आज मुग़ल वंश पढ़ने वाले हैं और उसके अंतर्गत जो हमारे पहले शासक थे बाबर थे, उसके बारे में हम लोग कवर करने वाले हैं। उससे पहले आइए हम लोग जो मुग़ल वंश था उसका ट्रिक के माध्यम से हम लोग सारे शासक को समझ लेते हैं। तो हम लोग की मुग़ल वंश की ट्रिक होने वाली है भाजशाह। भाजशाह का मतलब BHAJSA। तो आइए एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। B का मतलब होता है बाबर, H से हुमायूं, पहले वाले A से अकबर, फिर इसके बाद J से जहांगीर, S से शाहजहां और A से हमारा आखिरी में हो जाएगा औरंगजेब। तो ये हमारे मुग़ल काल के जो भी महत्वपूर्ण शासक थे उनके बारे में ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको साथ बता दिया है। जैसा कि एक बार मैं ट्रिक फिर रिवीजन कर देता हूँ। भाजशाह, B से मतलब बाबर, H से हुमायूं, A से अकबर, J से जहांगीर, S से शाहजहां और दोस्तों आखिरी में A से औरंगजेब होगा। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। प्रथम मुग़ल सम्राट बाबर कितने वर्ष की आयु में 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन D 11 वर्ष। आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन RRB NTPC स्टेज 2 यानी कि CBT 2 में 13/6/2022 को सीट नंबर 1 में पूछा गया है। इसको जाकर के आप वेरीफाई कर सकते हैं। आइए थोड़ा इसको डिटेल में समझ लेते हैं। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को ट्रांस अक्सियाना की एक छोटी सी रियासत फरगना में हुआ था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा फरगना की जागीर का शासक था। पितृपक्ष की ओर से बाबर तैमूर का 5वां वंशज तथा माता पक्ष की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की अल्पायु में 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठा था। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C दौलत खान लोदी। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। अफगानिस्तान के आधिपत्य के समय बाबर को पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। दौलत खान लोदी को यह भ्रम था कि अन्य लुटेरों की शासकों की तरह बाबर भी हिंदुस्तान को लूटकर वापस लौट जाएगा, जिससे इब्राहिम लोदी की स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। इसका लाभ उठाकर वह अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मध्यकालीन के मुग़ल शासक वस्तुतः थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C चगताई तुर्क। जो हमारे मध्यकालीन के मुग़ल शासक थे वो चगताई तुर्क थे। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। मुग़ल शासक वास्तव में तुर्कों की चगताई नामक शाखा के थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके अधिकार में मध्य एशिया तथा तुर्कों का देश तुर्किस्तान था। क्वेश्चन नंबर चौथा है, बाबर का वास्तविक नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C ज़हीरुद्दीन। बाबर का वास्तविक नाम ज़हीरुद्दीन है। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। बाबर का पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक था। बाबर ने 1526 ईस्वी में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की आगरा में मृत्यु हो गई। बाबर को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, मुग़ल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाए गए व्यक्ति कर को निर्दिष्ट करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C जजिया कर। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। जजिया कर गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया।
दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही जजिया कर लगाया। इसको समाप्त करने वाला प्रथम मुगल शासक अकबर था, जिसने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया था। औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः प्रारंभ कर दिया था। दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये भी किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन के माध्यम से पूछे गए हैं। मैंने क्वेश्चन की संख्या कम करने के लिए इनको इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में करा दिया है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1526 ईस्वी। आइए इसको डिटेल में कवर कर लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और दिल्ली के लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध से लोदी वंश को समाप्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार तुलगमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा। पानीपत जो कि हरियाणा में स्थित है, वहाँ पर पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जो हमारा 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाबर ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1519 ईस्वी। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। बाबर ने भारत पर सन 1500 ईस्वी में पहला आक्रमण यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध किया था। इस युद्ध में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। बाबर एक मुगल शासक था जिसका मूल निवास मध्य एशिया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, तुलगमा क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलगमा युद्ध नीति का इस्तेमाल किया, जिसमें पूरी सेना को विभिन्न इकाइयों जैसे कि बाएं, दाएं और मध्य में विभाजित किया जाता है। इसे ही तुलगमा युद्ध नीति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खानवा का युद्ध। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा के युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के राजा राणा सांगा को पराजित किया। इस युद्ध में राणा का साथ हसन खां मेवाती, महमूद लोदी, आलम खां लोदी तथा मेदिनी राय ने दिया। अपने सैनिकों को उत्साह बढ़ाने के लिए बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया। खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, घाघरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? जैसा कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1529 ईस्वी। 1529 ईस्वी को घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को मुगल बादशाह बाबर और अफगानों के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में लड़ रहे अफगानों को बुरी तरह हराया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेवाड़। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिन 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है उनमें से एक विजयनगर तथा दूसरा मेवाड़ है। बाबर लिखता है कि जब हम लोग काबुल में थे तो राणा सांगा जो कि मेवाड़ के राजा थे, इन्होंने उपस्थित होकर उसकी ओर से निष्ठा प्रदर्शित की थी और यह निश्चय किया था कि सम्मानित बादशाह इस ओर से दिल्ली के समीप पहुंच जाएं तो मैं यानी कि राणा सांगा इस ओर से आगरा पर आक्रमण कर दूंगा। बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 13 है, तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तुर्की भाषा। तुजुक-ए-बाबरी को तुर्की भाषा में लिखा गया था, जो कि बाबर की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मीर बाकी। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार मुगल बादशाह बाबर के सेनानायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंदेरी का युद्ध। आइए इसको डिटेल में कवर कर लेते हैं।
पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। वहीं घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और महमूद लोदी के बीच में लड़ा गया था। जबकि जो हमारा ऑप्शन डी था चंदेरी का युद्ध, ये 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। और जो ये चारों युद्ध हैं, इन सभी युद्ध में बाबर ने जीत हासिल किया था। तो यहाँ से हमारा मुग़ल काल का बाबर समाप्त होता है और हमारा अगला शासक होने वाला है हुमायूं, और इसके अंतर्गत हम लोग शेर शाह सूरी को भी समझने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका, वीडियो की क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी लग रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और यदि आप इसका PDF बिल्कुल फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 होने वाला है, निम्न में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उस्मान। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं। कामरान, अस्करी एवं हिंदाल बाबर के पुत्र तथा हुमायूं के भाई थे। हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र यानी कि सबसे बड़ा पुत्र था। हुमायूं 1508 ईस्वी में काबुल में पैदा हुआ था। उसकी माँ माहम बेगम शिया संप्रदाय से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक रॉयल सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर GT रोड कर दिया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेर शाह सूरी। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं। शेर शाह सूरी ने 1542 ईस्वी में बंगाल के सोनार गांव से सिंध प्रांत तक सड़क मार्ग का निर्माण करवाया। इसे सड़क ए आजम या शेर शाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने 19वीं शताब्दी में इसका नाम बदलकर GT रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सासाराम, जो कि बिहार में स्थित है। यहाँ पर शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है। आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। शेर शाह ने अपने जीवन काल में अपने मकबरे का निर्माण सोन नदी के तट पर करवाया था। यह मकबरा अष्टकोणीय है तथा एक झील के बीच में निर्मित है। शेर शाह सूरी के शासनकाल में भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी पद्धति का प्रयोग किया जाता था। बात करें गज ए सिकंदरी की शुरुआत की तो इसकी शुरुआत सिकंदर लोदी ने किया था, जो कि लोदी वंश का शासक था। और दोस्तों, सिकंदर लोदी ने ही आगरा की स्थापना की थी, यानी कि आगरा शहर को बसाने वाला सिकंदर लोदी ही था। क्वेश्चन नंबर 19 है, शेर शाह सूरी अथवा शेर खां का असली नाम क्या था, यानी कि शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फरीद। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं। शेर शाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना 1540 ईस्वी में की थी। शेर शाह की बचपन का नाम फरीद खान था। उसके पिता हसन खां जौनपुर में एक छोटे जमींदार थे। फरीद ने पिता की जागीर संभालते हुए काफ़ी प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। शेर खां की उपाधि बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने उसे एक शेर मारने के उपरांत प्रदान की थी। बात करें शेर शाह सूरी के शासनकाल की तो इसने 1540 ईस्वी से लेकर 1545 ईस्वी तक शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 20वां है, कन्नौज की लड़ाई में शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं को किस वर्ष पराजित किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1540 ईस्वी। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं। कन्नौज का युद्ध मई 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह के बीच लड़ा गया था। कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया। इस युद्ध के पश्चात शेर शाह सूरी ने हुमायूं को भारत से पलायन करने के लिए विवश कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 21वां है, शेर शाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था, जिसे मुगलों ने भी जारी रखा था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुपया। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। आधुनिक भारतीय मुद्रा प्रणाली में चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेर शाह सूरी ने चलाया। 11.53 ग्राम या 180 ग्रेन चांदी के सिक्के को शेर शाह ने 1 रुपये की कीमत दी। मुगलों ने भी चांदी के सिक्कों को रुपये के रूप में जारी रखा था। क्वेश्चन नंबर 22वां है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाजी बेगम ने।
आइए डिटेल में इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली दीनपनाह में 1565 से 1572 ईस्वी में करवाया था। इस मकबरे का वास्तुकार मीरक मिर्जा गियास था। यह भारत का प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा है। इस मकबरे के परिता एक बाग की रचना हुई है। दोस्तों, यदि आप प्राचीन काल इतिहास को बिल्कुल डिटेल में कवर करना चाहते हैं तो मैंने टॉप 300 क्वेश्चन की मैराथन वीडियो अपने ही यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसको देख करके आप सारे क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से जा करके आप आसानी से उस मैराथन क्लास को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23वां है, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालिंजर में, जबकि उसको दफनाया गया था सासाराम, बिहार में। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। कालिंजर विजय जो कि 1545 ईस्वी में हुआ था। कालिंजर विजय के दौरान जब शेरशाह के सैनिक उक्का यानी कि गोले फेंकने में व्यस्त थे तो बारूद से भरा हुआ एक गोला दुर्ग की दीवार से टकराकर वहां गिरा जहां बारूद से भरे हुए बहुत से गोले रखे हुए थे, जिससे गोलों में आग लग गई और वे फट कर अलग अलग दिशाओं में विध्वंस करने लगे। शेरशाह वहाँ से अजला बाहर निकला। यद्यपि दुर्ग जीत लिया गया, किंतु यह जीत शेरशाह के लिए अंतिम जीत साबित हुई और 22 मई 1545 ईस्वी को कालिंजर में शेरशाह का देहांत हो गया। क्वेश्चन नंबर 24वां है, शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस्लाम शाह, यानी कि शेरशाह की मृत्यु के बाद इस्लाम शाह सूरी का शासक बना। आइए डिटेल में इस कवर कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका छोटा पुत्र इस्लाम शाह, जिसको जलाल खां के नाम से भी जानते थे। यह एक योग्य उत्तराधिकारी सिद्ध हुआ। इसने शेरशाह के समय की शासन व्यवस्था को स्थापित रखा। क्वेश्चन नंबर 25वां है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध कौन से थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ये सभी, यानी कि देवरा का युद्ध जो कि 1532 ईस्वी में लड़ा गया था। दूसरा है चौसा का युद्ध और ये 1539 ईस्वी को लड़ा गया था। तीसरा है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, ये 1540 ईस्वी को लड़ा गया था। और आखिरी है सरहिंद का युद्ध और ये 1555 ईस्वी में लड़ा गया था। तो हुमायूं द्वारा जो 4 लड़े गए प्रमुख युद्ध थे वो इस प्रकार थे। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका, वीडियो की क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके बाय आरजे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले लेक्चर की जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के रूप में जल्द से जल्द प्राप्त होती रहे। और यदि आप इस क्लास को किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं जैसे कि फेसबुक, इंस्टा पर, तो आप हमें अदर सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने पीडीएफ के लास्ट वाले पेज में ऐड करा दिया है। वहाँ से जाकर के आप आसानी से हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।